आज के मेहमान से भी बातचीत करना शुरू कर रहे हैं और उनसे ज़रा हम समझेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। और मेरे साथ आज के मेहमान जुड़ भी चुके हैं, संजय सिन्हा हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहे हैं आप, स्मार्ट भी लग रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा संजय जी, एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि ये कपलिंग और डीकपलिंग के थोड़ा थ्योरी चल रही है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अपनी ग्रोथ को चेक करो, इसलिए इंडिया बहुत स्ट्रांग मार्केट है। लेकिन ऐसा हो नहीं सक रहा है क्योंकि यूएस का प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं आके रिसेशन का डर दिखा के चला जाता है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? ग्लोबल के सेंटिमेंट से डरे या फिर इतना समय हो गया कि अब इसको डिस्काउंट कर दें? तो देखिए, ये डीकपलिंग की बात जो हो रही है, हाँ, उसको आपको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि बाजार का लेवल सिर्फ अर्निंग से डिटरमिन नहीं होता है, सेंटिमेंट से भी होता है। तो अगर बाजार के सेंटिमेंट्स डैम्पेंड रहेंगे, आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ अगर हो भी जाएगी, तो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो नहीं बढ़ेगी। आज हम जहां पर खड़े हैं, एक्चुअली समस्या यही है। वो है कि अगर आप यूएस की इकोनॉमी को देखें, यूरोप की इकोनॉमी को देखें, तो उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में मुश्किल है। हमारे इकोनॉमी को अगर आप देखें, तो हमारा FY23 में 7% से ग्रो करना बिल्कुल निश्चित है। तो अगर वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी, तो हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें सेक्टोरल इम्पैक्ट भले हो, ओवरऑल आपको ग्रोथ तो दिखेगा। लेकिन जो बाजार का सूचकांक है, जो लेवल है, वो सिर्फ अर्निंग्स पे तो डिटरमिन नहीं होती। उसका जो सेंटिमेंट्स, जो लिक्विडिटी को बाजार की तरफ लाता है, अगर वो सेंटिमेंट्स वीक रहेंगे, तो प्राइस का तो बाजार का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो दबा हुआ रहेगा। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट अगर रिस्क ऑफ का हो, मतलब जहां पर लोग इक्विटी में निवेश करने से घबरा रहे हो और खास करके इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने से घबरा रहे हो, उस माहौल में भारत की तरफ ज्यादा फ्लोज के आने की संभावना नहीं है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में जो हम लोगों ने देखा, अगर आप सितंबर का महीना छोड़ दें, अगस्त का महीना छोड़ दें, तो भारत में इक्विटी की जिस तरह से आउटफ्लो हुई है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की, वो उस तरह की अनप्रेसिडेंटेड आउटफ्लो तो हम लोगों ने पहले नहीं देखी। तो सारांश में अगर मैं कहूं कि जब तक सेंटिमेंट नहीं सुधरेंगे, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, तो फ्लोज को लेके लोगों के मन में मैं समझता हूं कि एक भय रहेगा और उसके कारण प्राइस अर्निंग रेशियो को रीरेट होने की संभावना नहीं है। गुड आफ्टरनून मिस्टर सिन्हा, प्रियंका हियर। बिल्कुल ग्लोबल हेडविंड्स रहेंगे, ये एक बड़ा कंसर्न तो है बाजारों के लिए, लेकिन अभी तक जो हम डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे थे, वहाँ लोकल लिक्विडिटी का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से बाजार में डीआईज ने, स्ट्रक्चरल चेंज है, यहाँ के लोकल फंड्स ने, लोकल एचएनआई रिटेल ने बहुत पंप किया पैसा, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में ऑलरेडी ये तेजी बनी हुई थी। ग्लोबली जहाँ बाजार जो दूसरे इंडेक्सेस है 20 से 25% गिरे हुए हैं, हमारी फॉल सिर्फ 2 से 3% की ही है। लेकिन अब यहाँ से आगे की चाल कैसे हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या हम अब भी आउट परफॉर्म करते रहेंगे, या फिर ये जो प्राइस है या फिर जो रिसेशन की बात बार बार की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो सकता है? आपका क्या व्यू बन रहा है अभी? तो देखिए, मुझे लगता है कि इस ट्रेंड को दो भाग में देखिए। एक शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और दूसरा मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में चूंकि असमंजस की स्थिति है, फ्लोज को लेके लोगों के मन में डर है, तो इस माहौल में मेरे ख्याल से लार्ज कैप इंडेक्स का अच्छा प्रदर्शन होना तभी संभव होगा अगर हमारे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में कुछ बहुत ही स्पेक्टेकुलर, अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो ही हो सकता है। ओवरऑल इस डर के माहौल में अगर फ्लोज नहीं रहेंगे, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना कम है। रही बात मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो जिस तरह से लोकल रिटेल पार्टिसिपेशन इंडियन मार्केट्स में बढ़ा है, उसका हम एक झलक तो आज के बाजार में भी देख रहे हैं। अगर आप कैलेंडर ईयर का प्रदर्शन देखें, 1 साल का प्रदर्शन देखें, 2 साल का प्रदर्शन देखें, तो इन सारे टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस लार्ज कैप इंडेक्स से ज्यादा अच्छा रहा है। मेरा अपना मानना है कि आगे जो मीडियम से लॉन्ग टर्म अगर हम व्यू लें, तो ये संभव है कि अगर लार्ज कैप इंडेक्स प्रदर्शन न दे, तो भी मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, लार्जली बिकॉज ऑफ द लोकल पार्टिसिपेशन। और चूंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का
स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर भी कम है, उनका उस तरफ रुझान भी कम होता है, तो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ प्रिवेल करेगा और यहाँ इस इंडेक्स में हमको इन दोनों इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। तो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन के ऊपर और इंडेक्स पर ये राय आपकी। संजय जी, एक और जो डेटा पॉइंट आ रहा है, इसी से जुड़ा अगला सवाल होगा, एक और जो डेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है एसआईपी का, उस पर आपकी एक बार राय लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार ये दूसरा महीना था जब रिकॉर्ड इन्फ्लोज एसआईपी में देखने को मिले हैं। तो लेकिन इस डर के माहौल में ग्लोबली जो चिंताएं बनी हुई है, एसआईपी में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, इस ट्रेंड को आप आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं? तो अगर आप देखें तो एसआईपी की जो वैल्यू है वो मंथ ऑन मंथ बढ़ रही है और पिछला महीना अगर आप देखें तो इक्विटी फ्लोज, पिछला मेरा कहने का मतलब है अगस्त का जो डेटा अगर आप देखें तो इक्विटी फ्लोज अगर नेट पॉजिटिव है तो उसका श्रेय जाता है एसआईपी को, नॉट फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड का जो फ्लोज है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें दो ट्रेंड बिल्कुल साफ दिखते हैं। जिस महीने में बाजार में मेजर गिरावट आती है उस महीने में लोगों का लमसम इन्वेस्टमेंट बाजार में ज्यादा होता है और इसलिए आप देखेंगे कि उस महीने का जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के आंकड़े से ज्यादा होता है, जैसे कि हमारा सितंबर के महीना का भी आंकड़ा रहा। दूसरी ट्रेंड जो दिख रही है वो ये कि हर मंथ जो एसआईपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका ये साफ दिखा रहा है कि दो चीजें हो रही हैं। एक तो लोगों ने अब इक्विटी पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड के द्वारा ही करने का एक लक्ष्य बना लिया है और वो अपने जो फाइनेंशियल सेविंग्स है उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी के रूप में दे रहे हैं। तो ये एक वो साफ दिख रहा है कि वो ट्रेंड है। और दूसरा कि जिस तरह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स देश में बढ़े हैं, 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो गए हैं, इससे ये लगता है कि इक्विटी की कल्चर जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भले हमारी ओवरऑल आउटलुक मिड एंड स्मॉल कैप पे ज्यादा पॉजिटिव रहे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने मिड एंड स्मॉल कैप में हाथ जलाए होंगे और इस हाथ जलने के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने म्यूचुअल फंड को ज्यादा अपनाया होगा। तो मेरे ख्याल से एसआईपी का नंबर आज से 2 साल के बाद मंथली 20,000 करोड़ पर मंथ हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ठीक है संजय जी, एक चीज़ बताइए, अभी सभी लोग ये कहते हैं कि ठीक है ग्लोबल अपनी जगह है, लेकिन इस बार की अर्निंग भी बहुत ही कैटलिस्ट वाला रोल अपनाएंगी। वो ये डिफाइन कर देंगी भारत और कितना मजबूत है, अभी भी वो थोड़ा संशय की स्थिति में है। तो आप मेरे को ये बता पाएंगे इस बार की अर्निंग में सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया आपको कहाँ पे लगता है और सबसे वीक एरिया आपको कहाँ पे लगता है? ऑल्दो वैसे देखा जाए तो ये छोटा सवाल है, आप शायद 1 या 2 क्वार्टर के अर्निंग्स को नहीं देखते होंगे, बट फिर भी इस बार की अर्निंग थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो देखिए, जहां पर मेरे ख्याल से ओवरऑल अर्निंग्स को सबसे बड़ा सहारा मिलेगा वो मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेस से मिलेगा। जिस तरह की इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट आई है, उसका काफी हद तक रिफ्लेक्शन हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन में पिछले 2 क्वार्टर में भी देखा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में भी बैंकिंग सेक्टर जितना लोगों को एक्सपेक्टेशन है शायद उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाए। तो वो एक डेफिनेटली सेगमेंट है जहां पर बाजार को एक सहारा मिलेगा। दूसरा जो एक सेगमेंट है जहां पर अर्निंग्स को लेके आज पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बना हुआ है और मेरे ख्याल से अर्निंग्स उनको सपोर्ट करेगी, वो हमारे ख्याल से ऑटो का होगा, क्योंकि सेल्स के जो मंथली नंबर्स आए हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट हुई है, तो इन दोनों का मिला जुला असर जो है, स्केल की बेनिफिट साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन पे जो पॉजिटिव असर है, इसका हमको लगता है यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो ये दोनों पॉकेट जो हैं वो बहुत क्लियर कट मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ के नंबर्स हो सकते हैं। एक सेगमेंट जहां पर कि शायद थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो, शायद आईटी हो, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कल जो रिजल्ट आया वो अच्छा था, लेकिन बाजार को शायद इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं उससे, इसलिए आईटी में हम बहुत ज्यादा अभी तेजी नहीं देख रहे हैं। जहां पर हम थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं रिजल्ट्स को लेके, वो मेरे ख्याल से होगा वो कमोडिटीज जिनका कि रॉ मटेरियल ग्लोबल प्राइसेस से लिंक्ड है, खास करके सीमेंट।
सीमेंट के जो नंबर्स आएंगे वो शायद उतने अच्छे नहीं हो जितना कि पिछले साल सेम क्वार्टर में रहे हो या फिर जो पिछले 3 क्वार्टर पहले रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जहां पर कि पॉजिटिव और कॉशियस आउटलुक हम बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं आपसे मिस्टर सिन्हा पूछने ही वाली थी कि सीमेंट पैक पे ही आज हम एक खास डिस्कशन भी कर रहे थे सीमेंट एक्सपर्ट से, और वो यही बात कर रहे थे कि Q2 में अभी भी इनपुट कॉस्ट का एक प्रेशर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, लेकिन Q3 से वो मानते हैं कि वहां से चीजें इंप्रोवाइज हो जाएंगी और अगला जो ये इस साल के भी जो 6 महीने की बात कर रहे थे यानी Q3 Q4 वहां बेहतर होंगे नंबर्स। तो क्या आपको भी ऐसी स्थिति दिखती है? क्योंकि ये बात अजम्पशन थी कि Q3 से शायद आपको थोड़ा सा प्रेशर ईज आउट होगा, Q2 में प्रेशर कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर दिखने को मिल सकता है डिफरेंट सेक्टर्स में। ये देखिए ये संभव है क्योंकि जो गिरावट आई है पेटको के प्राइसेस में या फिर कोकिंग कोल के प्राइसेस में, वो अधिकतर हुआ है पिछले क्वार्टर के करीब अंत में, और उसका ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा इन कंपनीज को इस क्वार्टर में। साथ ही साथ चूंकि वो मॉनसून का महीना रहता है जहां पर ऑफटेक कम होती है, इसी के लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑपरेटिंग मार्जिन का फायदा नहीं मिलता। अब जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क रिवाइव होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस तरह से पहल सरकार ने लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ाने का, इन सब का मिला जुला असर जो है वो 3rd और 4th क्वार्टर में आएगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। संजय जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब आने वाले एक समय के लिए कौन कौन सी थीम आपको पसंद आ रही हैं, और ये जो पूरा फेस्टिव सीजन निकला है, कौन कौन से सेक्टर आपको इस थीम से जुड़े अच्छे लग रहे हैं? तो देखिए, जब हम लोगों की डिस्कशन की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने ग्लोबल सिचुएशन की चर्चा की, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा कि इस पूरे मायूसी के माहौल में अपना जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वो काफी अच्छा दिखता है। तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट जो है वो काफी अच्छा दिखता है, और आपके इस सेगमेंट को प्ले करने के लिए आपको मल्टीपल सेक्टर्स मिलेंगे। कुछ सेक्टर तो जैसे ऑटो मैंने कहा वो है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए वो भी एक सेगमेंट होगा। साथ ही साथ जिस तरह से एस्पिरेशन लेवल्स बढ़े हैं, जिस तरह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है और लोगों का टेस्ट बढ़ा है, उसके कारण मुझे लगता है कि शायद भले ही मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी लोगों का इंटरेस्ट, और रियल एस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। हो सकता है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस ज्यादा ना बढ़ें, लेकिन चूंकि वॉल्यूम ऑफ टेक बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द यूनिट सोल्ड, चूंकि इन दोनों में बढ़ोतरी होगी तो रियल एस्टेट में भी एक आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स हैं, इसके अंदर आपको मल्टीपल सेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आप कम से कम अगले 6 से 12 महीने के लिए तो आप आराम से इसको प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्ट्रा प्ले करना है, मतलब देखिए स्टॉक्स में करेक्शन तभी होता है जब सेक्टर के प्रति लोगों का व्यू बदल जाता है। तो आज भले ही आईटी के प्रति लोगों का व्यू थोड़ा सा कॉशियस हो गया हो, लेकिन हर बार आईटी ने हम लोगों को दिखाया है कि वो किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में सेक्टर परास्त नहीं होता, वो जंप बैक करता है। और जिस तरह से अपनी आईटी सेक्टर का स्केल हो गया है, तो कॉन्ट्रा प्ले जो कि मैं समझता हूं कि आपको स्टैगर करके थोड़े से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब कि एक साथ ना करें, धीरे धीरे पॉइंट पे करें, तो वो एक कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत ही बारीकी से और अच्छे से बताया कि हाँ कैसे मार्केट को इस समय समझना और देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। खैर